गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और उसकी परिभाषा के रूप में। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली जो राजनीति है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा देते हैं। हालांकि यदि राजनीति के अर्थ का अध्ययन करें तो हम इसके अंतर्गत तीन जो प्रमुख बातें हैं उसको देखते हैं, जैसे समुदायों का अस्तित्व, समुदायों के बीच के मतभेद और कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास। अब इन्हीं बातों को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करके देखें तो तीन बातें हमारे सामने आती हैं: राज्यों का अस्तित्व, राज्यों के बीच मतभेद और कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए अपनी शक्ति के आधार पर संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिभाषाएं हैं उसको अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा जो है उसको लेकर बहुत ही मतभेद है। हालांकि कुछ विद्वानों ने, कुछ लेखकों ने इसकी परिभाषाएं जो दी हैं हम उसको देखते चलें। जैसे सबसे पहले हम बात करें थॉमसन के अनुसार, तो थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली जो परिस्थितियां हैं और जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में करते हैं। फेलिक्स ग्रॉस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है। तो इन्होंने और थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया है। मार्गेंथाउ जो कि शक्तिवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो अगर हम इन परिभाषाओं को देखें तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें एक तो जो विदेश नीति का एलिमेंट है उसको देख लें, दूसरा जो है मार्गेंथाउ जैसा कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष है, और इसके अलावे जो सबसे पहली परिभाषा हमने देखी है कि राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके जो पारस्परिक संबंध को बिगाड़ने बनाने वाली जो परिस्थितियाँ और संस्थाएं हैं उसके अध्ययन को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु के रूप में देख सकते हैं और उसी दायरे में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अगर हम स्वरूप की बात करें कि इसका स्वरूप क्या है, तो आप उसको भी इस तरीके से देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विषय वस्तु है वो लगातार बदलता रहा है और आज भी जो इसका मुख्य केंद्र बिंदु राज्य है। तो मूलतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं पर ही आधारित होती है, जो कि प्रत्येक राज्य को अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए अपने हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय डोमेन में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें वो कार्यरत है। हालांकि इन कार्यों को करने हेतु विभिन्न राज्यों में जो संघर्षात्मक और सहयोगात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वो दोनों एक तरीके से एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं और इनसे जुड़े जो अन्य पहलू हैं उसका अध्ययन ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में करते हैं और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की विषय वस्तु है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह शक्ति का अध्ययन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत कई दशकों तक, विशेषकर शीत युद्ध काल तक अगर हम देखें तो यह माना गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना ही है। लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती। शायद इसलिए हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद का जो युग है उसमें शक्ति संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों प्रकार के जो संबंध हैं वह भी महत्वपूर्ण बनते चले गए। हाँ, इस बात में हम जरूर सहमत हो सकते हैं कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्रीय विषय वस्तु है जिसको आप नकार नहीं सकते। तीसरी बात देखें अगर हम, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक अन्य कारक है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी है। आधुनिक युग में राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों के दौर का युग है। राज्यों को इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण बन के उभरी है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सैन्य और सांस्कृतिक
आदि क्षेत्रों में सहयोग के जो मार्ग हैं उसको प्रशस्त करते हैं। वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने है। युद्ध व शांति की गतिविधियों का अध्ययन भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। और यह सत्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न तो पूर्ण रूप से सहयोग और न ही पूर्ण रूप से संघर्ष पर आधारित है। तो मतभेद और सहमति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहचर हैं। आप इसके बगैर इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की उपस्थिति का अर्थ है कि युद्ध और शांति दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ विद्यमान हैं। विभिन्न मुद्दों पर आज भी राष्ट्रों ने युद्ध के विकल्प को नहीं त्यागा है। शीत युद्ध के साथ साथ अगर हम देखें तो राज्यों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध भी आज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं रूस को और यूक्रेन की स्थिति देख सकते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण जो हैं आपको देखते हैं। तो युद्धों को रोकने के लिए जो शांति प्रयास हैं उस पर भी बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए इन युद्ध व शांति के पहलुओं का अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन जाता है। एक अन्य पहलू देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में है जिसके माध्यम से जो राज्य हैं वे अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन और उसकी अभिव्यक्ति करते रहें। यह प्रक्रिया केवल एक समय की ना होकर बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलायमान है। इस प्रक्रिया का जो प्रकटीकरण है उसके लिए आप राज्य की विदेश नीति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अगर हम देखें तो जो फॉरेन पॉलिसी हैं, जो विदेश नीति हैं, उनका आकलन करना, उनका विश्लेषण करना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रों के मध्य सुचारू और सुसंगठित एवं सुस्पष्ट संबंधों के विकास हेतु कुछ नियमावली का होना बड़ा ही आवश्यक है। अगर नियमावली ना हो तो अनार्किकल सिचुएशन हो जाएगी। तो अतः राज्यों के जो परस्पर व्यवहार हैं उनको नियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सुचारू स्वरूप एवं भविष्य के जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होती है। एक अन्य पहलू को देखें तो राज्यों की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन आज के हाल के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि शीत युद्ध के संघर्षों के कारण अगर आप देखें तो 1945 से 91 तक राजनीतिक मुद्दे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, आर्थिक मुद्दे कमज़ोर थे। लेकिन आज के भूमंडलीकरण के दौर में ज़्यादातर जो राज्य हैं वे आर्थिक सुधारों, उदारवाद, मुक्त व्यापार नीति के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है उसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप से यह स्पष्ट है कि अब इस विषय के अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की जो भूमिकाएं हैं वह निरंतर बढ़ी हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय वस्तु है वह अब बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनका ही विकास हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हमारे सामने आ रहे हैं जो मानवता हेतु बड़े ही आकर्षणीय हैं, ध्यान आकर्षण के योग्य हैं। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो दायरा है वह लगातार विकसित होता जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक विषय भी जैसे पर्यावरणवाद, नारीवाद, मानवाधिकार, ओजोन परत का क्षरण होना, मादक द्रव्यों की तस्करी, गैर कानूनी व्यापार, शरणार्थियों और विस्थापितों की समस्याएं आदि भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गैर सरकारी संस्थानों एनजीओ की भी जो भूमिका है वह लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को विकसित किया है, उनमें बहुत वृद्धि की है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसका दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और इसके विषय वस्तु के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। आगे हम इस विषय में और आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जो उसके अलग अलग उपागम हैं उनकी चर्चा करेंगे और भी जो समीचीन विषय वस्तु इस के माध्यम से हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।